नमस्ते। इस वीडियो में कक्षा 12 कृषि के दूसरे अध्याय में एक टॉपिक था उत्प्रेरण। प्रेरण से संबंधित कुछ बातें। तो अगर हम लोग देखें तो प्रेरण मीन्स या प्रेरण या उत्प्रेरण दोनों बातें एक ही होती है। तो प्रेरण का उत्प्रेरण का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा होगा कि वह यानी किसी कारक के कारण किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति में परिवर्तन होना उत्प्रेरण कहलाता है। अब परिवर्तन आपका धनात्मक यानी क्या हो सकता है, सार्थक यानी बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और घटाने के लिए भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो दोनों प्रकार में हम उत्प्रेरण ही उसे कहेंगे। तो उत्प्रेरण को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है समांग उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण उसे कहते हैं जब अभिकारक और उत्प्रेरक का एक शब्द आ रहा है उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है वो पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। समांग उत्प्रेरण जिसमें कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रवस्था के होते हैं। मतलब अभिकारक देखें तो SO2 गैस होता है, G फॉर गैस होता है। गैस हमने एक G लिखा है, G को मतलब हम लोग रखते हैं गैस। ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन भी गैस होता है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी यह भी तुम्हारा गैस है। तो इस तरीके से ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, समान प्रवस्था, इनकी जो अवस्था है वो समान है, इसलिए इसे हम लोग समांग उत्प्रेरण कहते हैं। और दूसरा होता है विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो N2 + 3H2 गिव टू NH3 हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाना है। तो इसमें देखें तो N2 नाइट्रोजन ये गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, परंतु ये जो उत्प्रेरक रखा हुआ है तीर के ऊपर ही हम लोग उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं। ये जो एरो का निशान है इसी के ऊपर हम लोग उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं। तो ऊपर हमने लिखा है Fe और Fe है ये S फॉर सॉलिड, हम सॉलिड को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये ठोस है, ये गैस है, ये गैस है, यानी भिन्न भिन्न प्रवस्था के हैं। तो इसे हम कहेंगे विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण और समांग उत्प्रेरण। अगर हम क्रिया के आधार पर देखें तो उत्प्रेरक को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। मतलब ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, जैसे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इस विधि में देखेंगे तो N2 + 3H2 की Fe और NH3 बनता है, तो इसमें Fe जो होगा वो धनात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण उसे कहते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। अभिक्रिया की दर को घटाने के लिए अगर हम कोई एक उदाहरण देखें तो उदाहरण है आपका क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। जब प्रकाश की उपस्थिति में ये एक विषैली गैस होती है जिसको हम लोग फास्जीन गैस कहते हैं। ये फास्जीन गैस है और ये HCl बनता है। हमारा ये जो विषैली गैस क्लोरोफॉर्म जब प्रकाश में रखते हैं तो ये फास्जीन गैस बना लेता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हम क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म हमारा जो निश्चेतक का कार्य करता है, जो औषधि के रूप में यानी शल्य चिकित्सा में जिसका उपयोग किया जाता है, उस उपयोग में वह विनाशकारी अर्थात वह
विष का कार्य न करे, अर्थात COCl2 उसमें न बना हो, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल मिला देने से क्या करता है कि एथिल अल्कोहल जो ये अभिक्रिया करके COCl2 जो अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बना रहा है, जो फास्जीन गैस बना रही है विषैली गैस, वो क्या करता है, वो फास्जीन गैस बनाने वाली अभिक्रिया को मंद कर देता है। जब मंद कर देगा तो वो फास्जीन गैस बनेगी नहीं, जब बनेगी नहीं तो वो विषैला नहीं होगा, जिसका तब हम उसका उपयोग शल्य चिकित्सा में कर सकते हैं बेहोश करने के लिए। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात होगी। अब तीसरा है स्व उत्प्रेरण। तो स्व उत्प्रेरण उसे कहते हैं जो स्वयं ही उत्प्रेरित हो, अलग से उत्प्रेरक का प्रयोग न किया जाए। जैसे कि हम लोग देखें तो KMnO4 इसको लाल दवा करते हैं, ये है H2SO4, ये है तुम्हारा ऑक्जेलिकम। तो जब हम इन सबको मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो KMnO4 है उसका लाल रंग धीरे धीरे गायब होता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे तो KMnO4 का जो रंग है बहुत तेजी से समाप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाता है। पहले तो बहुत धीरे धीरे खत्म होता है, फिर बाद में बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो इसमें ये देखा गया कि वास्तव में यह पहले कम होने का कारण क्या था कि ये उत्पाद, ये जो Mn है, Mn+, इसकी जो उत्पाद में जो बनना है वो बहुत कम बना था, इसलिए इसकी अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही थी। जो ही ये बना, ये Mn+ पुनः इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया और बहुत तेजी से अभिक्रिया को संपन्न कर दिया। तब इसे हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरण, मतलब बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया गया, केवल उसी में से कोई उत्प्रेरक का कार्य किया। फिर है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण वह होता है कि कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे कि देख रहे हैं सोडियम सल्फाइड है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। परंतु सोडियम आर्सेनाइड है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम आर्सेनेट नहीं बनाता, यानी यह अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन इस अभिक्रिया को और इस अभिक्रिया, मतलब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनेट दोनों को एक साथ मिलाकर अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो दोनों के दोनों बन जाते हैं, यानी सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट दोनों बन जाते हैं। जब दोनों बन जाएंगे तो इसका मतलब ये बन नहीं रहा था और दोनों को मिलाकर किए तो ये बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अभिक्रिया इसको उत्प्रेरित किया, इसी को हम लोग कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। और इसके बाद इसमें आता है दो ठो, एक उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मतलब जैसे अगर हम लोग देखते हैं, ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। तो जब हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो उसमें हम आयरन उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं, तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। और आयरन में भी जब हम मॉलिब्डेनम मिला देते हैं, मॉलिब्डेनम मिला देते हैं, तो यह अभिक्रिया और भी तीव्र हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिब्डेनम है यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया, जिसके कारण यह अभिक्रिया और फास्ट हो जाता है। तब इसे हम लोग क्या करते हैं, वर्धक, प्रोमोटर यानी वर्धक कहते हैं। तो वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और उत्प्रेरक विष उसे कहते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे। जैसे SO2O2 के साथ अभिक्रिया करता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में, तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो यह SO3 का निर्माण होता है। तो अब इसमें जो आर्सेनियस ऑक्साइड है, ये जो आर्सेनियस ऑक्साइड है, यह अगर इसमें मिल जाता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ चला जाता है यानी आ जाता है, तो इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है और
यह तुम्हारा जो SO3 है इसके निर्माण में कमी आ जाती है। तो यह तुम्हारा उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक विवर्धक की बात किया जाएगा। फिर उत्प्रेरण के दो ठो सिद्धांत हैं, जैसे माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत और एक है अधिशोषण का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत क्या होता है? माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत ये होता है कि कोई पदार्थ जैसे A है और पहले वह किससे क्रिया करता है? पहले वह उत्प्रेरक से क्रिया करता है। पहले वो किससे क्रिया करता है? उत्प्रेरक से क्रिया करता है। और उत्प्रेरक को मान लेते हैं कि आपका AX है, तो पहले बना लेता है AX। X क्या है? उत्प्रेरक है। फिर क्या कर लेता है? जब AX होता है तो पुनः दूसरे अभिकारक B से क्रिया कर लेता है और बना लेता है आपका AB, और X आपका क्या हो जाता है? ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। ये माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब हो गया कि कैसे ये क्रिया करता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की एक विशेषता होती है कि वह जैसा भाग लेता है वैसा ही वह निकल जाता है, यानी वह प्राप्त भी हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका हो गया क्या? उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत। और एक हो गया अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत ये होता है कि जब कोई पदार्थ किसी सरफेस पे आता है, सरफेस के पास आता है, तो वहाँ पर उसकी डेंसिटी यानी उसकी संख्या बढ़ जाती है। जब संख्या बढ़ जाएगी तो उनके बीच जो होगा अंतःक्रिया बढ़ जाता है, और अंतःक्रिया बढ़ने के कारण अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो जैसे कि ये सरफेस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन, मान लेते ये प्लेटिनम, ये प्लेटिनम का सरफेस, ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब ये दोनों संपर्क में नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तब ये O2 और H2 दोनों लगभग पास आ जाएंगे। जब लगभग पास आ जाएंगे तो दोनों आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसे प्रोमोट करता है। इस तरीके से इसका सिद्धांत होता है। तो ये हो गया आपका। अगर हम उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण विशेषताएं ये होती है। पहला अगर हम लोग देखें तो उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि उत्प्रेरक ज्यों का त्यों जैसा रहता है वैसा ही उसमें पड़ा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कभी हम लोग जल्दी जल्दी कोई सामान बनाते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन उत्प्रेरक का ये बात नहीं है कि वो किसी सामान को जल्दी जल्दी बना रहा है, यानी उसकी गति को बढ़ा रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो उसके उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा है केवल गति को परिवर्तित करता है, मतलब अभिक्रिया की जो गति है उसी को परिवर्तित करता है और कोई उसमें परिवर्तन नहीं करता है।